नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा की। जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल और इतनी विविधताओं वाले देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो सबको साथ लेकर चले, ये कोई छोटा काम तो बिल्कुल नहीं था। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि कैसे सालों की तीखी बहस, लंबी चर्चाओं और अनगिनत विचारों के मंथन के बाद उस दस्तावेज का जन्म हुआ जो आज भी हमारे देश को दिशा दे रहा है। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम संविधान की मांग के इतिहास को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस सभा का असल में गठन कैसे हुआ, इसका वैचारिक आधार क्या था और मसौदा तैयार करने के अलग-अलग चरण कौन से थे। फिर हम उन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल बहसों का बिल्कुल निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस दस्तावेज को आकार दिया। और आखिर में हम इसके अधिनियमन और कुछ बेहद रोचक तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, संविधान की मांग। इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? जाहिर है, अपना खुद का संविधान बनाने का ये विचार कोई रातों रात तो आया नहीं था। घटनाओं के इस सिलसिले को देखना वास्तव में काफी दिलचस्प है। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का विचार रखा था। ठीक अगले ही साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औद्योगिक तौर पर इसकी मांग कर दी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने यह साफ कर दिया कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा द्वारा ही बनना चाहिए, वो भी बिना किसी बाहरी दखल के। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस बात को सैद्धांतिक रूप से मान लिया। बीच में 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव आया जिसे खारिज कर दिया गया, लेकिन आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत वो सभा अस्तित्व में आ ही गई, जिसका काम इस विशाल देश का भविष्य लिखना था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। कागज पर तो मंजूरी मिल गई, लेकिन जमीनी स्तर पर इस संविधान सभा का गठन वास्तव में कैसे हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत सीटों का बंटवारा एकदम स्पष्ट था। देखिए, ये चुनाव सीधे जनता ने नहीं किए थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। प्रांतों को 292 सीटें दी गई थीं, जबकि भारतीय रियासतों के लिए अधिकतम 93 सीटें रखी गई थीं। ध्यान रखिएगा, ये विभाजन अविभाजित भारत के लिए था और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों के बीच उनकी आबादी के हिसाब से सीटें बांटी गई थीं। लेकिन फिर आया एक बहुत बड़ा और दर्दनाक ऐतिहासिक मोड़, 1947 का बंटवारा। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा बन गई। बंगाल, पंजाब, सिंध जैसे कई इलाकों के प्रतिनिधि अब भारत की संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे और इसके बाद जो संख्या बची वो थी 299। भारत के नए अधिराज्य के लिए सभा की कुल सदस्यता घटकर महज 299 रह गई। अब हमारा तीसरा चरण, उद्देश्य प्रस्ताव। सभा तो बन गई थी, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? आइए उस दस्तावेज पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरी प्रक्रिया की नींव रखी। ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने का अपना दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प व्यक्त करती है। 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो ये महज कुछ शब्द नहीं थे, ये स्वतंत्र भारत के भविष्य का दर्शन था। इसने ये तय कर दिया कि भारत की पूरी शक्ति और अधिकार सीधे जनता से आएंगे। इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी। 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया और यही वो ऐतिहासिक प्रस्ताव था जो आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो वैचारिक आधार तय हो चुका था, अब बारी थी चौथे चरण की, यानी ड्राफ्ट तैयार करने के असल काम की। हजारों पन्नों के दस्तावेज को लिखने और जांचने की एक बेहद लंबी प्रक्रिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान बस कुछ बैठकों में तैयार नहीं हो गया था। इसे 4 मुख्य विधायी चरणों से गुजरना पड़ा। प्रारंभिक चरण में कई समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने मसौदा तैयार किया और उसे प्रथम वाचन के लिए रखा। सबसे लंबा और थका देने वाला चरण था दूसरा वाचन, जहां लगभग 1 साल तक मसौदे के एक-एक खंड, एक-एक लाइन पर बारीक बहस हुई और अंततः नवंबर 1949 में जाकर इसका तीसरा वाचन पूरा हुआ। 166 ये महज एक संख्या नहीं है, ये उन बैठकों के दिनों की संख्या है जब ये सभा मिली। ये पूरी प्रक्रिया पूरे 2 साल और 11 महीने तक चली। जरा सोचिए, उस दौर में देश के बेहतरीन दिमागों ने लगभग 3 साल तक हर एक शब्द और हर एक प्रावधान पर कितना गहन विचार विमर्श किया होगा।
और अगर हम इन बहसों में लगे समय का विश्लेषण करें तो ये चार्ट बहुत कुछ बयां करता है। आप देख सकते हैं कि कुल बहसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 14% सिर्फ मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने में ही निकल गया। ये अकेले 16 दिनों की बहस थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर 4% और नागरिकता पर 2% समय लगा। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संविधान निर्माताओं के लिए आम नागरिकों के अधिकार कितने ज्यादा मायने रखते थे। अब हम इस चर्चा के सबसे दिलचस्प और जटिल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 5, प्रमुख संवैधानिक बहसें। जब इतने सारे अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ बैठेंगे तो मतभेद होना तो तय है ना। आइए कुछ सबसे बड़ी बहसों को निष्पक्ष होकर देखते हैं। पहली बड़ी बहस प्रस्तावना को लेकर थी, जहां दो बिल्कुल विरोधी विचार टकराए। एक तरफ कुछ सदस्यों की गहरी इच्छा थी कि प्रस्तावना में ईश्वर और महात्मा गांधी जी का नाम जरूर शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका साफ तर्क था कि किसी भी धार्मिक संदर्भ को जोड़ने से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और ये हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ होगा। अंत में लंबी बहस के बाद उसी दृष्टिकोण को अपनाया गया जो धार्मिक रूप से बिल्कुल तटस्थ था। एक और बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दा था अनुच्छेद 35 यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहां एक तरफ मुस्लिम सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि उनके सामुदायिक रीति रिवाज और कानून सुरक्षित रहने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष एकीकरण के पक्ष में तर्क रखा। डॉक्टर अंबेडकर का रुख स्पष्ट था, राज्य के पास ये कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि शुरुआती दौर में ये केवल उन पर लागू होना चाहिए जो स्वेच्छा से इसे अपनाना चाहें। क्या आप जानते हैं कि मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट पर भी सभा में गहरी वैचारिक खाई थी। शिब्बन लाल सक्सेना और यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारत की अहिंसा की प्राचीन परंपरा का हवाला देते हुए मृत्युदंड को पूरी तरह खत्म करने की वकालत की। लेकिन दूसरी ओर कानून व्यवस्था के लिहाज से इसे बनाए रखने के तर्क भी काफी मजबूत थे। आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान ने मृत्युदंड पर तटस्थ रुख अपनाया और अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। अब बात उस कदम की जिसे पूरे संविधान का सबसे साहसिक और परिवर्तनकारी फैसला माना जाता है। अनुच्छेद 17। 1935 के अधिनियम में अछूत शब्द कुछ खास जातियों तक ही सीमित था, लेकिन संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इसे बहुत व्यापक रूप दिया। उन्होंने साफ शब्दों में धर्म या जाति के आधार पर सभी प्रकार की अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चरण पर, भाग 6। इन तमाम बहसों, असहमतियों और सर्वसम्मति के बाद आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब इस दस्तावेज को अंतिम रूप से अपनाया गया। आइए इसके कुछ बेहद खास तथ्यों पर नजर डालते हैं। ये संख्या 15 बहुत खास है। हमें इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के अहम योगदान को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इस संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल और दक्षिणयानी वेलायुधन जैसी महिलाओं ने मौलिक अधिकारों की चर्चाओं में अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी। हंसा मेहता और रेणुका रे ने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की जोरदार वकालत की। इन्हीं की बदौलत हमारा संविधान इतना समावेशी बन सका। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत कलात्मक तथ्य भी जान लीजिए। हमारा मूल संविधान किसी मशीन से टाइप नहीं किया गया था, इसे हाथों से लिखा गया था। अंग्रेजी संस्करण को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत ही सुंदर फ्लोइंग इटालिक शैली में लिखा था, जबकि हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य जी ने की थी। तो ये दस्तावेज सिर्फ एक सर्वोच्च कानून नहीं, बल्कि अपने आप में एक कलाकृति भी है। इन तमाम तथ्यों और इतिहास को पलटकर देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। हमारा संविधान महज कागज के पन्नों पर लिखी गई कोई स्याही नहीं है। ये एक दूसरे की आज़ादी और अधिकारों के प्रति हमारे सम्मान से जीवित है। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाली पीढ़ियां भारत के संस्थापकों की इन शुरुआती बहसों को किस तरह देखेंगी। क्या वो कल के नए संकटों को सुलझाने के लिए इन्हीं चर्चाओं से रास्ता निकालेंगी? संविधान सच में एक जीवित दस्तावेज है और इसकी कहानी आज भी लिखी जा रही है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के इस सफर को ऐसे ही जारी रखिएगा।